हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक वन शॉट एफएफ है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस एफएफ का नाम है द प्राइस ऑफ लव। इसे लिखा है ऑटम शेड ने। ये एफएफ AO3 पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो इस स्टोरी में लान वांगजी एक फायर फाइटर है। लान वांगजी के लिए उसका हर दिन एक जैसा ही होता था। हर दिन की शुरुआत भी एक जैसी ही होती थी, क्योंकि वांगजी एक सेट रूटीन को फॉलो करता था। सुबह 5 बजे जब अभी भी अंधेरा था तो वांगजी की आँख खुल जाती है उसके बेड पर। तभी उसे अपने चेस्ट पर किसी का हाथ महसूस होता है, और ये कोई और नहीं लान वांगजी का ब्यूटीफुल सा फियांसे विंग था, जो कि गहरी नींद में था। और उसे ऐसे सुकून से सोते हुए देखकर वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, एक बच्चे की तरह जो अभी अभी उठा था। और उसे एहसास होता है कि आज क्रिसमस डे था। कुछ मिनट्स अपने लवर को देखने के बाद लान वांगजी, जिसका मन बिल्कुल भी नहीं था बेड से उठने का, वो धीरे धीरे बेड से उठने लगा। वो ठंड से काँप रहा था, क्योंकि ठंड सच में बहुत ज़्यादा थी, और जो ठंडी हवा थी वो उसके बेयर बॉडी को टच कर रही थी। इसकी वजह से वांगजी को और ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। तभी विंग नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, लज्जा। और तभी उसने अपने वो साइड में जो शीट्स थी ना, जो ब्लैंकेट थी, उसे पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया, क्योंकि विंग को ठंड लगने लगी थी। वांगजी विंग को बहुत गौर से देख रहा था। तभी वो नीचे झुकता है, उसके फोरहेड पर किस करता है, ताकि विंग के माथे पर जो शिकन आ गई थी वो दूर हो जाए। वांगजी धीरे से कहता है, विंग सो जाओ, तुम्हें नीचे जागने की भी ज़रूरत नहीं है। बीइंग जो कि गहरी नींद में था, उसे कुछ समझ में नहीं आया था, वो फिर से सो जाता है। और इस चीज़ को वांगजी ने ये समझा था कि बीइंग सच में अब सो चुका है और गहरी नींद में है। वांगजी बहुत ही केयरफुली विंग को कवर अप कर देता है, और फिर एक बार वो विंग की बॉडी को देखता है। जिसकी बॉडी पर रेड लव बाइट्स के मार्क बने हुए थे, उसकी पीठ पर, नेक पर। वांगजी बेड से उतरता है। उसने बेड से उतरकर ग्रे कलर की शर्ट पहनी, वाइट जीन्स पहनी, और इसके बाद वो वॉशरूम में चला गया अपने टीथ को ब्रश करने के लिए। उसके लेफ्ट हैंड पर एक सिल्वर बैंड था, जो कि मिरर में शाइन कर रहा था, और इस चीज़ ने वांगजी को बहुत ही वार्म फीलिंग का एहसास कराया था, और काफ़ी सारी मेमोरीज़ भी उसको याद आने लगती हैं। लान वांगजी और विंग एक दूसरे से तब मिले थे जब वो 17 साल के थे। उस वक्त पर विंग और उसका छोटा भाई जियांग चेंग को गुसू बोर्डिंग स्कूल में 1 साल के लिए भेजा गया था, लान कुरेन की देखरेख में। लान वांगजी के अंकल लान कुरेन और लान शिचेन ही उस गुसू बोर्डिंग स्कूल की देखरेख करते थे। विंग ने कई बार स्कूल ग्राउंड्स पर भागने की कोशिश करी थी, और वो एम्परर स्माइल की बोतल को लेकर जाना चाहता था जब कर्फ्यू का टाइम होता था, मतलब उस टाइम पर कोई नहीं निकलता था। और लेकिन किस्मत से लान वांगजी उस रात वहाँ से गुजर रहा था, और विंग को पकड़ लिया जाता है और उसे पनिशमेंट मिलता है। और उस दिन से विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो वांगजी को पूरी तरह से परेशान कर देगा। मतलब वो ना, जैसे वांगजी ने उसको पकड़वाया था, वैसे ही विंग भी उसे परेशान कर देगा। और एक दिन जब विंग को सज़ा दी गई होती है, तो विंग वांगजी को ना एक एडल्ट मैगज़ीन दिखा देता है, जिसकी वजह से वांगजी ना मतलब बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी थी। और वांगजी के चेहरे पर ना शिकन आ जाती है। बाहर से तो दोनों, यानी कि विंग और वांगजी, आग और पानी की तरह थे, लेकिन बाहर से तो वांगजी और विंग आग और पानी की तरह थे। मतलब उन्हें बहुत लड़ाई होती थी, बहुत बहस भी होती थी, क्योंकि विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। लेकिन उन यंग बॉयज़ के लिए वो दोनों एक दूसरे की लाइफ लाइन थे। मतलब कि वांगजी और विंग एक दूसरे की लाइफ लाइन थे। विंग जब अपने घर वापस चला गया था, तो लान वांगजी के फादर की डेथ हो गई थी।
क्योंकि उन्हें कैंसर था और वो 10 साल से इस बीमारी को फेस कर रहे थे। उनके फ्यूनरल पर जियांग फैमिली, जिनके लैन फैमिली से अच्छे रिलेशंस थे, वो आए थे। यानी कि जियांग फैमिली वांगजी के फादर के फ्यूनरल पर आई थी और वहाँ पर फिर एक बार वांगजी और बींग की मुलाकात होती है। राशिचन और लान वांगजी से बहुत लोग मिलने आते हैं और वो सब अपनी कॉन्डोलेंसेस मतलब पे कर रहे थे कि वांगजी के फादर कितने अच्छे थे और उन्होंने बहुत कष्ट सहा। मतलब बहुत सारी बातें वो वांगजी और शिशन से कह रहे थे। और वांगजी जो कि बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सन था, मतलब वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करता था, ज़्यादा बात नहीं करता था, अकेला रहता था। और एकदम से जब इतने सारे लोगों ने उसे घेर लिया था ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने वांगजी को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड कर दिया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे अपने लिए सांस लेने का वक्त चाहिए था। वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सिचुएशन से निकले। तो जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने फैमिली के वो मेन फैमिली रूम को छोड़कर उनके घर के पीछे जो एक जंगल था ना, वहाँ चला जाता है। वांगजी बस 20 कदम ही चला था, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई था। और जब वांगजी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखा कि विंग एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वांगजी कहता है, विंग मैं तुम्हें देख लिया है, ठीक है, तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। विंग ये सुनकर उस पेड़ के पीछे से बाहर आया। वो हंस रहा था धीरे धीरे और वो थोड़ा सा नर्वस था। विंग कहता, सॉरी लज्जा, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, तुम मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें। वांगजी ये शो करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन विंग ने कहीं ना कहीं देख लिया था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो वांगजी के साथ उस रात 1 घंटे तक वॉक करता रहा। विंग इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि वो वांगजी का ध्यान थोड़ा सा ना मतलब भटका सके, और वांगजी इस चीज़ को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी कर रहा था। और चलते चलते कब वांगजी और विंग की फिंगर्स एक दूसरे से कर्ल अप हो गई, उन्हें खुद नहीं पता चला। वांगजी को आज भी बहुत अच्छे से याद था कि कितना कंफर्टेबल फीलिंग थी जब उसने और विंग ने एक दूसरे के फिंगर्स को एक दूसरे से एंटेंगल कर लिया था। और वांगजी को कितना अच्छा महसूस हुआ था जब विंग उसके इतना क्लोज था। लेकिन विंग का जाना वांगजी के लिए बहुत उदासी भरा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और विंग ही उसका एकमात्र दोस्त था और अभी उसे विंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन वांगजी को सेल्फिश नहीं बनाया गया था। वांगजी चुपचाप खड़ा था और देखता जा रहा था कि विंग अपने छोटे भाई जियांग चेंग और जियांग यानली के साथ गुसू से वापस आ रहा है। विंग और वांगजी इसके बाद काफ़ी समय तक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहे, लेकिन वांगजी के दिल में विंग के लिए जो फीलिंग्स थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही रहीं। एक समय पर जब विंग वांगजी को परेशान करता था और वांगजी इस चीज़ से ना कहीं बहुत ज़्यादा ना मतलब इरिटेट होने लगा था, कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने कब वांगजी के दिल में विंग के लिए जगह ला दी थी ये वांगजी को खुद नहीं पता चला था। विंग को देख करके, उसका नाम सुन करके ही वांगजी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, उसके कान और गाल रेड हो जाते थे। फ्यूनरल के 1.5 ईयर के बाद अचानक से एक दिन लैन फैमिली को महसूस होता है कि उनके घर के दरवाजे पर रात 2 बजे कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। जब लानकुरैन ने शिचन के साथ दरवाज़ा ओपन किया तो उन्होंने देखा कि जियांग चिल्ड्रंस खड़े हुए थे, मतलब जियांग यानली, जियांग चेंग और विंग। वांगजी शिचन के पीछे ही खड़ा हुआ था। वांगजी ने जैसे ही विंग को देखा वो जल्दी से विंग की तरफ भागा और उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। वो विंग की ब्यूटीफुल ग्रे आइज़ में देख रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस नज़र आ रहा था। तभी अचानक से जियांग चेंग चिल्लाता है और कहता है, उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमारे घर को जला दिया। शिचन जियांग चेंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लानकुरैन ने जियांग चेंग की तरफ देखा जो कि अभी काफ़ी छोटा था। उन्होंने कहा कि किसने किया। जियांग चेंग बिल्कुल क्रेजी सा हो गया था। ऐसा लगा जैसे कि उसके चेहरे के सारे इमोशंस, इंसानियत सब जा चुकी थी। उसने कहा, उन वेन डॉग्स ने हमारे घर को जला दिया। वांगजी ने
तभी अपने भाई की ओर देखा, क्योंकि शिचन ने मेड्स से कहा था कि वो जियांग फैमिली के लिए एक रूम को तैयार करें। तभी विंग ने बहुत ही धीरे से और सॉफ्टली कहा, लज्जा। उसकी आवाज़ डर से और थकान से भरी हुई थी। वो कहता है, लज्जा, मैं अंकल जियांग और आंटी यू को नहीं ढूंढ सका। वो तभी वांगजी ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से और बहुत ही केयरफुली उसके हेयर्स को सहलाते हुए कहा, विंग, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। उस रात कोई भी आसानी से नहीं सो सका। एक हफ्ते के बाद जियांग फेंगमियान और यू जियुआन की बर्न्ड बॉडीज़ मिली और कंफर्म हो गया कि ये वही थे। उनके फ्यूनरल के बाद वांगजी ने नोटिस किया कि विंग पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था, जैसा कि वो एक केयर फ्री बॉय हुआ करता था जिसके प्यार में वांगजी पड़ा था। इसकी जगह विंग अब गुस्से में रहने लगा था और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था। वो रात के वक्त ड्रिंक करता था और साथ ही 2 पार्ट टाइम जॉब्स भी करता था दिन के समय में, ताकि वो अपने सिबलिंग्स की हेल्प कर सके। जब ये सच पता चला, विल जियांग फेंगमियान के सामने आई। जब जियांग फेंगमियान की विल सामने आई कि विंग को सारी जायदाद मिल जाएगी, तो ये सुनकर जियांग चेंग ने गुस्से में विंग को घर से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद वांगजी ने विंग को 3 साल तक नहीं देखा और इसकी वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा टूट गया था। लेकिन वांगजी ने कभी भी विंग को प्यार करना बंद नहीं किया। लान फैमिली की लाइफ मूव ऑन करती रही। लान शिचेन यूनमैंग के कॉलेज में चले गए टीचिंग की पढ़ाई करने के लिए और वांगजी एक फायर फाइटर बन गया। उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ही कठिन थी। पहले के कुछ हफ्ते वांगजी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे थे। उसे वॉमिटिंग सी फील होती थी ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन वांगजी ने कभी भी हार नहीं मानी। वो स्ट्रॉन्ग होना चाहता था, वो मजबूत बनना चाहता था, ताकि वो किसी अपने को कभी मरने ना दे। जब लान वांगजी ने फाइनली अपनी ट्रेनिंग को फिनिश कर लिया और हीलिंग के एक न्यू स्टेशन में वो सेटल हो गया, तो ये पूरे 3 साल अब तक बीत चुके थे जब वो विंग से नहीं मिला था। अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वांगजी पास के एक बार में पहुंचा और उसने 2 ड्रिंक्स को ऑर्डर किया, अपने लिए पानी और एम्परर इस्माइल, जो कि वो गुजू से लेकर आया था। लान वांगजी चुपचाप एक टेबल के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या वो बेहतर कर सकता था। कैसा होता कि अगर वो विंग से अपनी फीलिंग्स को बता देता। काश वैसा कर पाता, काश विंग भाग कर ना जाता, काश विंग उसे छोड़ कर ना जाता। वांगजी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, लेकिन सच ये था कि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था और ना ही तो बदला था। वांगजी अपनी ड्रिंक्स कर चुका था और जब वो वहाँ से जाने वाला था, तभी उसने देखा कि बार में कोई जाना पहचाना बैठा हुआ है। उसके हाथ में ग्लास था, उसमें ड्रिंक थी, लेकिन वो ड्रिंक कर नहीं रहा था। नॉर्मली वांगजी केयर नहीं करता था क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं था, लेकिन ये पर्सन फैमिलियर लग रहा था। वो उसे करीब जाना चाहता था, लेकिन तभी इससे पहले ही उसके करीब और कोई और पहुंच गया। ये पर्सन जो था वो 23 साल के लान वांगजी से थोड़ा सा एज में बड़ा लग रहा था। वो मैन राउंड था, मतलब गोलमटोल था, उसकी बियर्ड थी और उसकी स्माइल जो थी ना बहुत ही कातिलाना थी। और अचानक से वांगजी अपने अलर्ट मोड में आ जाता है। जब वांगजी सोच रहा होता है तो तभी वो देखता है कि उस मैन ने दूसरे मैन पर अपना मूव करना स्टार्ट कर दिया था। उसने दूसरे मैन के थाई पर अपना हाथ रखा, फिर धीरे धीरे वो उसे मतलब इन एप्रोप्रिएट वे में टच कर रहा था। वो पर्सन जो कि बार में बैठा हुआ था वो हर बार उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मैन उसे टच करता ही जा रहा था। अब तो वांगजी के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो उस मैन के पीछे गया, उसने बहुत ही जेंटल वे में उसके शोल्डर पर हाथ रखा ताकि वो उस पर्सन को डरा ना सके। लेकिन जब वो पर्सन पीछे मुड़ा तो वांगजी की दुनिया
रुक सी गई। वो पर्सन कोई और नहीं था, वो था विंग। वो था विंग जो बिल्कुल भी नहीं बदला था सिवाय उसके शॉर्ट हेयर के। विंग की आंखें अभी भी खूबसूरत थीं, ग्रे कलर की थीं, जिनमें अभी भी शरारत भरी हुई थी। और एक वक्त पर उसका फेस जो राउंड हुआ करता था अब वो काफ़ी स्लिम हो गया था और उसके चीक बोन्स दिखाई देने लगे थे। वांग जी के तो ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए। विंग अभी भी हैंडसम दिखता था। वो मैन जो कि विंग को गलत ढंग से टच कर रहा था, उसने जैसे ही वांग जी को देखा, जो कि ऑलमोस्ट 6 बाई 6 फुट का था, मतलब 6 फुट का लान वांग जी था। उसके ब्रॉड शोल्डर्स थे, बाइसेप्स थे। उसे देखते ही तो उस मैन की हालत ख़राब हो गई और उसने अपने हाथ को विंग से दूर कर दिया। जब वो मैन विंग से दूर होकर वहाँ से चला गया तो विंग ने वांग जी की तरफ देखकर स्माइल किया। वो बोला, अरे यार लान वांग जी, मैं तो अपने आप में ही ठीक था और मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ जो मुझे कोई कुछ भी करके चला जाएगा। वांग जी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। उसे अच्छे से पता था कि विंग अपने आप को संभाल सकता है। विंग स्ट्रांग था, वांग जी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। विंग कहता है, तो लान वांग जी मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मुझे सही से याद है तो तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते थे। विंग की आंखें चमक उठी थी, लेकिन तभी उन्हें फिर से डलनेस आ गई। फिर वो बोला, कोई बात नहीं वांग जी, अब मेरे पास बेंचिंग के अलावा भी कोई है जिसके साथ मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। लेकिन ये सुनते ही वांग जी ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा कि मैं अभी भी ड्रिंक नहीं करता हूँ और ना ही तो करूँगा। विंग एक 5 साल के बच्चे की तरह अपने मुंह को बना लेता है, जिसे अभी अभी पार्क जाने के लिए मना कर दिया गया था। विंग कहता है, लज्जा, ये कितना बोरिंग है। हाँ, तुम एक ड्रिंक तो कर सकते हो ना प्लीज़। मैं तुम्हें बिल्कुल सेफ रखूँगा। अगर तुम ड्रंक हो जाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं रुको, मैं ना कसम खाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग की बातें वांग जी के दिल को छू रही थी, लेकिन वांग जी इस चीज़ के रेडी नहीं था। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कल मेरी शिफ्ट है। ये सुनते ही विंग हंसा और उसने अपनी ड्रिंक से एक सिप लिया। वो बोला, वांग जी तुम शिफ्ट पे हो, मुझे गैस करने दो, क्या तुम टीचर हो? लेकिन वांग जी ये तो कितना बेवकूफ़ी भरा है। टीचर्स तो स्कूल नाइट्स में ऑलमोस्ट हर दिन पीते हैं और तुम्हारे लिए तो ये आसान नहीं होगा। लेकिन वांग जी कहता है नहीं। तो विंग चौंक जाता है, कहता है नहीं मतलब? तो वांग जी कहता है कि मैं टीचर नहीं हूँ। वांग जी अच्छे से जानता था कि जब कल सुबह उसकी आंखें खोलेंगी तो विंग उसके पास नहीं होगा, जैसे कि पहले भी हुआ था। विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है, अच्छा तो फिर तुम ही बता दो कि तुम क्या जॉब करते हो। तो वांग जी बोला, मैं फायर फाइटर हूँ। विंग की आंखें ना बिल्कुल शौक से भर गई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसे अच्छे से पता था कि वांग जी झूठ नहीं बोलता है। इसकी बजाय विंग ने अपनी चेयर को खींचा और वो जल्दी से वांग जी के बगल में जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वांग जी को पता चला कि विंग को जब बाहर निकाल दिया गया था तो वो हीलिंग में रहने लगा था और बहुत ही ब्रोकन हालत में था, होमलेस था, उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। अक्सर विंग किसी पार्क की बेंच पर सो जाया करता था या जहां उसे रेस्ट करने का मौका मिल जाता था और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं वांग जी के दिल को तोड़ दिया था। और एक रात किस्मत से विंग को एक यंग बॉय मिला जिसका नाम वेनिंग था। वो पुअर बॉय वेनिंग जब उसने विंग को देखा जो कि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, सड़क पर पड़ा हुआ, तो उसे जल्दी से अपनी सिस्टर बेंचिंग को बुलाया जो कि एक डॉक्टर थी। उसने विंग का चेकअप किया। विंग बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड था, मतलब वो ना उसको खाने को नहीं मिलता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था और उसे फीडिंग ट्यूब पर रखा गया था 8 मंथ्स के लिए, ताकि उसका वेट कुछ बढ़ सके। और इन 8 मंथ्स में वेनिंग उससे हर दिन मिलने जाता था, क्योंकि वेंचिंग विंग की डॉक्टर थी और इसी वजह से वेंचिंग और विंग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो गए थे और यहाँ तक कि विंग अक्सर उनके साथ ही रुका करता था। तभी वांग जी ने जब आखिरी नेम के लिए क्वेश्चन किया तो विंग बोला कि वेन फैमिली से वो काफ़ी दूर है, वो उनसे अलग है।
वैन फैमिली का एक पार्ट शीशान में मूव हो गया था और वो मेन फैमिली के जो क्रिमिनल एक्ट्स थे, लाइफ स्टाइल थी, उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। वांगजी ने हर एक गॉड को थैंक यू कहा कि विंग सेफ था। जब विंग ने वांगजी से उसकी लाइफ के बारे में पूछा तो वांगजी ने उसे बताया कि वो फायर फाइटर बनना चाहता था क्योंकि वो लोगों की जान बचाना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि इसके लिए उसकी मोटिवेशन कोई और नहीं, उसका विंग था। तो विंग कहता है कि लान वांगजी, तुम कितना ज़्यादा सेल्फलेस हो। बाहरी तौर पर तो वांगजी बहुत ही ज़्यादा काम अपने आप को शो कर रहा था, मतलब कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर ही वो ना उसे चीखने का मन हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग उसे छोड़कर जाए। वो अभी अभी उसे मिला था। वांगजी किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि विंग उसे छोड़ कर जाए। तभी विंग नर्वसली हंसने लगा और बोला, बेंचिंग ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम करती है और वेनिंग आज रात अपने दोस्त के साथ रुक रहा है। वांगजी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तभी विंग कहता है, तो क्या वांगजी तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर रुकना चाहते हो? वांगजी को तो यकीन नहीं हुआ, क्या उसने सही सुना था? विंग उसे अपने घर पर इनवाइट कर रहा था। तभी विंग उसकी तरफ देखकर नर्वसली मतलब मुस्कुराता है, हंसता और कहता है कि वांगजी, इट्स ओके, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कहते थे, क्योंकि वांगजी ने ना विंग की इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तभी विंग कहता है कि इट्स ओके, हम 3 साल बाद मिले हैं और वांगजी मुझे पता है कि तुम्हारे पास काम भी है और मुझे पता है कि, लेकिन तभी वांगजी कहता है, हाँ। विंग ना दोबारा से उस बात को सुनना चाहते हो कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। वांगजी कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर जाऊँगा। विंग की उस मुस्कुराहट ने वांगजी के दिल में 3 सालों के उस अंधेरे को दूर कर दिया था। जब विंग और वांगजी विंग के उस छोटे से अपार्टमेंट में पहुँचे तो विंग ने वहाँ पर वांगजी को एक गिलास पानी दिया पीने के लिए और फिर इसके बाद वो दोनों विंग के रूम में गए। विंग ने कहा, वांगजी, क्या तुम कोई मूवी देखना चाहते हो? तो वांगजी ने कहा कि विंग जैसा चाहे। तो विंग का फेस रेड हो गया था। उसने तभी ओल्ड 90s की एक मूवी निकाली। 45 मिनट्स की मूवी के बाद वांगजी को महसूस हुआ कि विंग ने अपना हाथ वांगजी के हाथ पर रख दिया था। विंग के गाल बिल्कुल रेड हो चुके थे। वो बोला, मैं, लेकिन तभी वांगजी ने उसे सॉफ्टली पूछा, विंग क्या हुआ? वो नहीं चाहता था कि विंग किसी भी तरह से ना नर्वस हो, तो लेकिन विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने वांगजी की आंखों में देखा और तभी अचानक से वो वांगजी के ऊपर आ करके उसके लिप्स पर किस करने लगा। वो किस बहुत ही क्विक था, एक पेक की तरह था, लेकिन इस चीज़ ने वांगजी को बिल्कुल स्टन कर दिया था, शॉक्ड कर दिया था। विंग जब थोड़ा पीछे हटा तो उसने वांगजी के फेस को देखा कि उसके फेस का क्या रिएक्शन है, लेकिन उसे बहुत ही सैड महसूस हुआ जब उसने वांगजी के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देखा। विंग बोला, आई एम सॉरी लज्जा। उसने वांगजी का हाथ छोड़ दिया और वो उठ करके खड़ा होने लगा, लेकिन तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आर्म्स में खींच लिया और उसे अपनी लैप में बैठा लिया। विंग बोला, लज्जा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पैरों पे नहीं बैठा चाहता था, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? विंग का क्वेश्चन आगे कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि वांगजी ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसे पैशनेटली फियर्सली किस करना शुरू कर दिया था। विंग वांगजी की बाहों में मेल्ट हो गया था और उसने अपने हाथ को वांगजी की नेक के अराउंड रैप कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे के वार्म एम्ब्रेस में थे। वांगजी ने भी विंग को कसकर अपने बाहों में ले लिया था और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगजी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी लाइफ का जीने का मकसद मिल गया है। तभी अचानक से वांगजी ने विंग के लोअर लिप पर हल्के से बाइट कर लिया और इसके बाद उनकी लव मेकिंग और ज़्यादा पैशनेट हो गई। वांगजी ने विंग के नेक पर लव बाइट्स के मार्क बना दिए। विंग बोला, लज्जा। वो बोला, लज्जा, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू।
वांगजी भी विंग में पूरी तरह से खो चुका था। उसने धीरे धीरे विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर दिया। तभी विंग कहता है, क्या लाना काका चाहते हैं कि उनका विंग विदाउट क्लॉथ्स हो जाए? तो वांगजी बोलता है, हाउ शेमलेस, मतलब कितना शेमलेस हो तुम। लेकिन तभी वांगजी ने बिना कुछ कहे ही विंग के क्लॉथ्स को निकालना शुरू कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। और वांगजी विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। तभी और उन दोनों की बॉडीज़ काफ़ी हॉट हो चुकी थी। वांगजी कहता है, सिर्फ विंग। विंग भी कह रहा था, मेरे लाना काका। विंग कहता है, लज्जा, तुम कितने ज़्यादा सेडक्टिव लग रहे हो। विंग कहता है, वांगजी जरा अपने चेस्ट को देखो, आर्म्स को देखो, तुम कितने ज़्यादा सेडक्टिव लग रहे हो। विंग धीरे धीरे वांगजी के चेस्ट पर अपनी उंगलियों को फेर रहा था। वांगजी के कान बिल्कुल रेड हो चुके थे विंग के वर्ड्स को सुन करके, और उसे विंग का टच अपनी बॉडी पर अच्छा महसूस हो रहा था और विंग को भी वांगजी का टच अपनी बॉडी पर अच्छा महसूस हो रहा था। उन दोनों ने पूरी रात एक दूसरे को प्यार किया था। सॉफ्ट, पैशनेट, फियर्सफुल, इंटीमेट हुए थे दोनों एक दूसरे के साथ। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि वांगजी उसे प्यार कर रहा था। विंग कहता है, आई एम सो सॉरी लज्जा। तो वांगजी ने उसके आंसुओं पर किस करते हुए कहा, विंग चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, वांगजी तुम कितना ज़्यादा काइंड हो, तुम हमेशा मेरे लिए थे और मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। विंग खुद को कर्ज कर रहा था लेकिन वांगजी उसे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उसे प्यार कर रहा था। वो कहता है, वो किस करते हुए कहता है, विंग बहुत अच्छा है, विंग सेल्फलेस है, विंग मेरे लिए बहुत अच्छा है। वांगजी कहता है कि विंग प्यार डिज़र्व करता है। विंग कहता है, लज्जा प्लीज़ ऐसे वर्ड्स बोलने से पहले ना मुझे वार्न कर दिया करो, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वांगजी और विंग बुरी तरह से हाँफ रहे थे, हैवीली ब्रीथ कर रहे थे और फाइनली वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बिखर से गए थे। वांगजी कैसे विंग को दूर कर सकता था, कैसे वो विंग के लिए जो उसके दिल में प्यार था उसे डिनाई कर सकता था। एक दूसरे से प्यार करने के बाद विंग कहता है, वांगजी क्या आज रात तुम यहीं पर रुक सकते हो? तो वांगजी कहता है, उन दोनों ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। तभी विंग वांगजी के अराउंड अपने हैंड्स को रैप कर लेता है और वांगजी ने भी विंग को उसकी कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लिया था। विंग वांगजी के सीने के पास अपने फेस को छुपा लेता है। धीरे धीरे वो वांगजी की बाहों में मेल्ट होता जा रहा था। विंग कहता है, लज्जा क्या इसका मतलब ये है कि हम अब बॉयफ्रेंड्स हैं? मैं तुमसे यही पूछना चाहता था, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से लाइक किया है। वांगजी विंग को अपने और करीब ले आता है और तभी उसने उसके फोरहेड पर बहुत ही जेंटली किस किया और कहा, मैंने भी विंग को बहुत लंबे समय से लाइक किया है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड साबित होऊंगा। वांगजी इस मेमोरी को याद करके ना ब्लश करने लगा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो और विंग पहली बार इंटीमेट हुए थे। अपने फेस को वॉश करने के बाद वांगजी किचन में जाता है जो कि उनके 2 बेडरूम अपार्टमेंट से अटैच्ड था। धीरे से वांगजी शेल्फ से एक ब्लैक बनी मग को निकालता है जो कि विंग ने उसे फर्स्ट क्रिसमस पर गिफ्ट दिया था और मॉर्निंग टी के लिए वांगजी उसमें वाटर को ना हीटअप करने लगता है और इसके बाद उसने अपने फ़ोन के चार्जर को उठाया और तभी उसने जल्दी जल्दी फ़ोन में मैसेजेस को चेक किया, ईमेल्स को चेक किया जो उसने पिछली रात शायद मिस कर दिए होंगे। ईमेल्स तो कुछ नहीं थी लेकिन स्पैम्स थे जिन्हें वांगजी ने तुरंत ही डिलीट कर दिया था। फायर हाउस के जो कोवर्कर्स थे उनके कुछ टेक्स्ट मैसेजेस थे, उसके अंकल के मैसेजेस थे और उसके भाई के मैसेजेस थे जो कि यूनमेंग और गुसू के बीच में ट्रैवल किया करते थे बिज़नेस पर्पस से। जब कैटल में आवाज़ आने लगी
तो वांगजी ने गैस स्टोव को ऑफ कर दिया। वो अभी भी विंग को नींद से जगाना नहीं चाह रहा था। चाय बनने तक का इंतज़ार करते हुए फाइनली वांगजी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। विंग अभी प्रेजेंट में एक मॉडलिंग एजेंसी में एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वर्क कर रहा था, लेकिन वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि विंग को मॉडल होना चाहिए था यहाँ यीलिंग में। जिन मेजर प्रोजेक्ट्स पर विंग अभी वर्क कर रहा था वो सब एक मेजर शो को बिलोंग करते थे, और विंग ने ठान लिया था कि वो गूसू में एक ऑफिस ओपन करके ही रहेगा। अगर शो अच्छा चला तो विंग को ऑफ़र किया जाएगा कि वो गूसू डिज़ाइन टीम का हेड बन जाए, और ये चीज़ वांगजी और विंग दोनों ही करना चाहते थे। हालांकि वांगजी को यीलिंग पसंद था, क्योंकि ये उसके प्यार विंग के लिए उसका घर था, लेकिन कहीं ना कहीं वांगजी को अपने भाई और अंकल की याद सताने लगी थी। ऊपर से एक रात विंग ने वांगजी से ये कहा कि वो वांगजी के साथ अपनी फैमिली को बनाना चाहता है, मतलब वो अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है। एक प्यारे से क्यूट से बेबी को लाना चाहता है, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करके स्पॉइल करना चाहता है, और उसे बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता है, उससे भी अच्छी। गूसू ना केवल बहुत ही साफ़ सुथरी जगह थी, लेकिन यहाँ पर यंग फैमिलीज़ के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थीं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना वो काफ़ी सेफ था। एक हेल्दी लंच को पैक करने के बाद अब 6:30 बज चुका था सुबह का, और वांगजी के जाने का टाइम था, और साथ ही विंग को नींद से जगाने का भी। इसके बाद वांगजी अपने रूम में वापस गया। वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था जब उसने अपने फियांसे यानी कि विंग को देखा कि वो बेड के बिल्कुल किनारे पर पड़ा हुआ था और बस वो गिरने वाला था। केयरफुली वांगजी बेड पर बैठता है। उसने धीरे से विंग को सही से बेड पर लेटाया और उसकी बॉडी पर किसेस करने लगा। तभी विंग बहुत ही सॉफ्टली बोला, लज्जा, तुमने पिछली रात में सोने नहीं दिया, और क्या तुम अभी सुबह सुबह भी मतलब मुझे सोने नहीं देना चाहते हो? तभी वांगजी ने उसकी नेक पर किस किया, उसके गाल पर किस किया, उसके फोरहेड पर किस किया, उसकी नोज़ पे किस किया, फाइनली उसके लिप्स पर किस किया, और इस चीज़ ने विंग को नींद से जगा दिया था। अब तो उसकी आंखों में नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। विंग जल्दी से वांगजी को पकड़ के अपनी आर्म्स में खींच लेता है, लेकिन ये क्या, वांगजी ने उसे नीचे कर दिया था और वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग अब अच्छे से देख सकता था कि उसका होने वाला हस्बैंड यानी कि लान वांगजी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन सैडली वांगजी को अब वर्क पर जाना था, और ना चाहते हुए भी उसे विंग से दूर होना पड़ा, और ये चीज़ विंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो बोला, लज्जा, तुम कितने मतलबी हो ना, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तो वांगजी कहता, हाँ मैं मतलबी हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं विंग को आज रात में प्यार करूँगा। और ये सुनते ही विंग तो ब्लश करने लगा था, और तभी वांगजी विंग के गाल पर ना हल्का सा बाइट कर लेता है। इससे विंग बोलता, वांगजी। विंग कहता, ठीक है लाना काका, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वांगजी इसके बाद अपना सिर हाँ मिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि विंग अब मुझे जाना होगा, और आज रात में तुमसे फिर मिलूँगा। विंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, मतलब उसने कुछ कहा नहीं। इसकी बजाय उसने बहुत ही सॉफ्टली अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स पर रखा, जैसे कि वो पिछले 1.5 ईयर से करते चले आए थे, मतलब एक दूसरे को किस करते चले आ रहे थे। विंग कहता है, हैव अ गुड डे माय लव, और आज रात मैं तुम्हारे डिनर बनाऊंगा। तो वांगजी बेड पर से उठा और बोला कि विंग, मैं तुम्हारे खाने का ना वेट करूंगा, मैं भी उसको खाना चाहता हूँ कि वो कैसा बना है। वांगजी की जो शिफ्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। सच कहा जाए तो कोई भी जेन्युइन कॉल नहीं थी। सुबह का 8:30 बजा हुआ था, और अभी के वक्त धीरे धीरे लोगों ने उठना शुरू किया था। अपने टाइम को पास करने के लिए वांगजी अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, और वो एक ऐप को चेक कर रहा था। कुछ मंथ्स पहले विंग ने उसे ये ऐप शो किया था, और उसे बताया था कि यहाँ पर हम किसी भी तरह के पिक्चर्स, आइडियाज़ और मतलब लोगों को सर्च कर सकते हैं, उन्हें सेव भी कर सकते हैं। वो और विंग दोनों ही
अब उन पिक्चर्स का यूज़ करते थे अपनी इंस्पिरेशन के लिए, अपनी आने वाली वेडिंग की इंस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वांग जी और विंग बहुत जल्दी शादी करने वाले थे, जो कि स्प्रिंग के सीज़न में ही होने वाली थी। तभी एक कोवर्कर वांग जी के पास आया और बोला, हाय लज्जा, हाय लानवांग जी। तो लानवांग जी ने बहुत ही पोलाइटली कहा, हाँ हाय मार्क। तो मार्क वहाँ पे जो कॉफ़ी मेकर था उसके पास गया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि आज का भी दिन बोरिंग होने वाला है? तो वांग जी ने इतना ही कहा कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। एक फायर फाइटर होकर के दिन भर में लगातार कॉल्स आती रहती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक भी पल हमें सुकून का नहीं मिलता है। मार्क एक अच्छा पर्सन था। वो वांग जी से थोड़ा सा एज में ज़्यादा था और उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन कभी भी उसने इस चीज़ को अपने ना माइंड पर हावी नहीं होने दिया था। मतलब उसे घमंड नहीं हुआ था कि उसे वांग जी से ज़्यादा नॉलेज है। मार्क ने अपने हाथ में कॉफ़ी कप को लेते हुए कहा, लान वांग जी, वेडिंग प्लान कैसा चल रहा है? तो वांग जी बोलता है कि अच्छा चल रहा है, विंग को 3 टियर केक चाहिए। वांग जी को याद आ जाता है कि जब उसके फियांसे विंग ने उससे कहा था कि उसे इतना बड़ा केक चाहिए, और ये सुनते ही वांग जी को ऐसा फील हुआ था कि उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल गई है, क्योंकि वो इतने 3 टियर केक का प्राइस, मतलब सोच रहा था कितना ज़्यादा प्राइस होगा। वांग जी सोचता है कि क्यों ये केक इतना महंगा है। विंग ने वांग जी को बहुत सारी पिक्चर्स भी दिखाई थी 3 टियर केक्स की, लेकिन सच ये था कि वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और अगर उसका फियांसे 3 टियर केक मतलब 3 लेयर्स का केक चाहता था, तो वो उसके लिए 3 एक्स्ट्रा लेयर्स का केक बनवाने के लिए तैयार था। ये सुनते ही मार्क हंसने लगा और वांग जी के बगल में एक चेयर डाल के बैठ गया और बोला कि हाँ, मुझे याद आया कि वेडिंग प्लान करना ना कितना ज़्यादा अच्छा होता है, और कि काफ़ी फ़न का टाइम होता है, और मैं इसे मिस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन काफ़ी चीज़ें स्ट्रेसफुल भी होने वाली थी। वांग जी मार्क की बातों से ना हाँ में हाँ मिला रहा था। हालांकि वो खुश था वेडिंग को प्लान करके, जो कि अभी खुद ही वांग जी के लिए बहुत बड़ा शौक थी उसके प्यार विंग के साथ। वो चीज़ें जिनके बारे में वांग जी ने कभी सोचा तक नहीं था, टेबल सेटिंग्स, सिल्वरवेयर, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें ना उसकी और विंग दोनों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी। मार्क और वांग जी दोनों एक दूसरे से ना मतलब वेडिंग प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे, और मार्क वांग जी को एडवाइसेस दे रहा था, और दिन जो था नॉर्मल था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वांग जी ने कभी नहीं करी थी। सुबह का 9 बजा हुआ था, तभी यीलिंग फायर हाउस #13 से कॉल आती है कि कॉरपोरेट ऑफिस डाउनटाउन में आग लग गई है और वो बिखरने ही वाला है। वांग जी और उसकी टीम को तुरंत ही उस फायर से निपटने के लिए भेज दिया गया था, और जब वांग जी को एहसास हुआ कि वो विंग के कॉरपोरेट ऑफिस के करीब जा रहे हैं, वांग जी का दिल बेचैन होने लगा, एक रैबिट की तरह। मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। वांग जी को याद आता है कि विंग उसे बता रहा था कि वो आज स्टूडियो में जाएगा क्योंकि उसे कुछ काम था। वांग जी ने अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करी। जब वो सब उस सीन पर पहुँचे तो वांग जी की सांस ऐसा लगा रुक सी गई। पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, खिड़कियां टूट चुकी थी, लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, खांस रहे थे, पूरी तरह से रो रहे थे क्योंकि धुआं फैल गया था। वांग जी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फायर फाइटर था। उसे जल्दी जल्दी वो चीज़ें निकालना शुरू करी जो कि आग बुझाने के काम आती हैं, और साथ ही उसे बिल्डिंग के अंदर भी एंटर होना था। वो बिल्डिंग एटलीस्ट 5 फ्लोर्स की थी, और हर एक फ्लोर पर वांग जी चिल्लाता जा रहा था, यीलिंग फायर डिपार्टमेंट, अगर कोई ज़िंदा बचा है तो प्लीज़ हमें आवाज़ लगाइए। धीरे धीरे वांग जी को एहसास होने लगा था कि बिल्डिंग टूटने ही वाली है। तभी उसके कैप्टन ने रेडियो पर चिल्लाया, कहा, लज्जा, यहाँ से बाहर जाओ, ये बिल्डिंग टूट करके बिखरने वाली है। और जैसे ही उसने ये कहा, जो बिल्डिंग की सीलिंग थी ना, वो उसके साथ ही टूट गई। लेकिन वांग जी अब तक काफ़ी आगे बढ़ चुका था, और वो
सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। जब उसने दरवाजे को ओपन किया और वो 15 कदम आगे ही बढ़ा था, तभी बिल्डिंग फाइनली ढह गई और एक बहुत तेज शोर के साथ पूरी बिल्डिंग ज़मीन पर कोलैप्स हो गई। मार्क मार्क जो था वो मतलब वो जैसे हाँफ रहा था और वो भागते हुए बोला, हे लान वांगजी, तुम ना आज मरने वाले थे। वांगजी मार्क के हाथ से पानी की बोतल लेता है और उसे मतलब पानी पीने लगता है। तभी एक ऑफिसर चिल्लाते हैं जो कि किसी वुमेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेडी चिल्लाई, उसने उस ऑफिसर के चेस्ट पर धक्का दिया और वो बोली कि इस बिल्डिंग में अभी भी कोई है। वांगजी का जो कैप्टन था वो उस वुमेन के पास गया। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन भरा हुआ था। उसने कहा, मैम, मेरे फायर फाइटर्स हर एक फ्लोर पर गए हैं। उन्होंने आवाज़ भी लगाई लेकिन किसी ने। तभी वो लेडी चिल्लाई, नहीं, कोई रह गया था पीछे। वो हम सबको यहाँ से बाहर निकाल रहा था और हमसे उसने कहा था कि वो हमारे पीछे आएगा। वांगजी और मार्क दोनों ही उस वुमेन की बातें सुन रहे थे। वांगजी सोचने लगा कि वो कैसे किसी को मिस कर सकते हैं। तभी कैप्टन ने धीरे से उनसे कहा, मैम, क्या आप हमें उस पर्सन का नाम बता सकती हैं जो यहाँ पर रह गया है? वो विमेन रुक गई। तभी उसकी नज़रें वांगजी पर आकर रुकी। वो वुमेन बोली, उसका नाम विंग था। वांगजी, वो तुम्हारा फियांसे है ना? विंग हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता था हमसे और वो तुम्हारी और अपनी एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ हम सबको दिखाता था। वांगजी को ऐसा लगा कि उसकी जान निकल सी गई है। वो बोला, मैं हार गया। विंग में उसके कैप्टन का इंतज़ार किए बिना वांगजी उस टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ भागा और एक पागल की तरह बिल्डिंग को ना खोदने लगा। मतलब वो किसी भी तरह से विंग को ढूंढना चाह रहा था। वो चिल्लाता चले जा रहा था, विंग, प्लीज़ उसे मुझसे मत छीनो, प्लीज़ उसे मत छीनो। वांगजी चिल्ला रहा था और अपनी वर्ड्स में कुछ बोल रहा था। वो एक लैंग्वेज थी, एक चाइनीज़ लैंग्वेज थी जिससे वो और विंग शेयर करते थे। कुछ मिनट्स के खोदने के बाद, इधर उधर चीज़ों को धक्का देने के बाद और अपनी पूरी ताकत लगा के चीखने के बाद वांगजी को एक बहुत ही धीरे खांसने की आवाज़ सुनाई दी और वो वर्ड सुनाई दी, वो चाइनीज़ वर्ड सुनाई दी जो विंग और उसके बीच में बात किए जाते थे। वांगजी ने राहत भरी सांस ली क्योंकि उसने अपने लवर विंग की आवाज़ सुन ली थी। उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए वांगजी फाइनली विंग को एक ढेर के नीचे पाता है। वो पूरी तरह से रो रहा था जब उसने विंग की हालत को देखा। विंग पेट के बल पड़ा हुआ था, उसका हाथ उसके सिर के ऊपर था। वांगजी समझ गया था कि विंग के लेग्स टूट चुके थे। विंग के चेहरे पर कोई भी चोट नहीं थी। कुछ कट्स के निशान थे, लेकिन ज़्यादा कुछ गहरा कट नहीं था। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये थी जिसने वांगजी के खून को ठंडा सा कर दिया था, वो था ये बात कि उसके लवर का पैर 400+ पाउंड के प्योर कंक्रीट पिलर के नीचे दब गया था। वांगजी ने मेडिकल स्टाफ की आवाज़ सुनी लेकिन उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो विंग की ओर देखता चला जा रहा था जो अभी भी कोशिश कर रहा था कि वो ना सोए क्योंकि नींद विंग के ऊपर हावी हो रही थी। विंग को बेहोशी आ रही थी। तभी एक पैरामेडिक पर्सन चिल्लाता है, बोलता है, सर, क्या आप इस मैन के रिलेटिव हो? अचानक से वांगजी अपने होश में आया। उसे विंग की केयर करनी थी। विंग वहाँ पर था, वो जिंदा था लेकिन बहुत चोट में था। वांगजी बोला, मैं इसका फियांसे हूँ। पैरामेडिक्स ने वांगजी की ओर बहुत ही उदासी भरे चेहरे के साथ देखा और उसने विंग के ऊपर जो भी चीज़ें गिरी पड़ी थी ना, उन्हें हटाना शुरू कर दिया। विंग धीरे धीरे चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। वांगजी बस ये सोच रहा था कि वो किसी तरह से विंग के सिर के नीचे अपने हाथ को रख सके और उसे अपनी बाहों में ले सके। तभी पैरामेडिक ने कहा, सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इनके लेग्स बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, बहुत डैमेज हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके ऊपर आ चुकी हैं बिल्डिंग की, और
हमें हमें इनके लेग्स को काटना पड़ेगा अगर हम इन्हें यहाँ सेफली बाहर निकाल लेते हैं। विंग शॉक्ड हो गया, उसे यकीन नहीं होता। उसने कहा कि क्या मेरे मेरे पैर? तो वो पर्सन बोला, यस सर, आपके पैर टूट चुके हैं और हमें इस बात की बहुत फ़िक्र है कि किसी चीज़ की वजह से आपके पैर में इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। बीइंग बहुत ही नर्वस हो चुका था और उसे ऐसे देखकर वांग जी पैनिक मोड में चला जाता है। वांग जी ने तभी धीरे से कहा, क्या 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 कोई और तरीका है? तो वो पर्सन बोला, नहीं, आई एम सॉरी सर, और कोई तरीका नहीं है। विंग अभी भी चाइनीज़ में कुछ बोल रहा था, तभी वांग जी ने उसे बीच में रोक दिया। वांग जी अपने सामने विंग को देख पा रहा था, जो अब हार मान चुका था। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई थी। और बहुत ज़्यादा स्मोक, जो धूल मिट्टी थी ना, उसे इनहेल कर चुका था। विंग अनस्टेबल कंडीशन में था। तभी वांग जी पैरामेडिक्स की तरफ मुड़ा और उसके तरफ हाँ में अपना सिर हिलाया। तो पैरामेडिक बोला, ठीक है सर, हम चाहते हैं कि आप इनसे बात करते रहिए, आप इन्हें सोने मत दीजिए, जितना लंबे वक्त तक हो सके आप इन्हें बिल्कुल भी सोने मत दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम हमें ज़्यादा वक्त नहीं लेगा करने में। वांग जी हमेशा से एक फेलियर रहा था जब भी बात आती थी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। उसके मदर की बे टाइम मौत जब वांग जी 7 साल का था, तो वांग जी ने कभी भी इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं सीखा था कि वो अपने इमोशंस को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करे। लेकिन विंग को हमेशा से पता था कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे कहना है और कैसे बयान करना है। और ये एक रीज़न था कि वांग जी विंग के प्यार में पड़ गया था। विंग ने वांग जी से कभी बात करना बंद नहीं किया। कभी कभी वो इधर उधर की बातें करता था, लेकिन वांग जी को सब चीज़ें अच्छी लगती थी। वो ड्रामा के बारे में बात करता था और कभी वो रात के बारे में बात करता था जो वो वांग जी के साथ बिताता था, जब वांग जी और विंग एक दूसरे से प्यार करते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो विंग वांग जी से अपनी शेयर किया करता था। जब विंग और वांग जी पहली बार एक दूसरे से मिले थे, विंग वांग जी को अपना दोस्त बनाना चाहता था। वो वांग जी को समझना चाहता था। वो जानना चाहता था कि कैसे लान वांग जी एक परफेक्ट पर्सन है। जब वांग जी के फादर की डेथ हुई थी, तो विंग और कुछ नहीं चाहता था, बस वो वांग जी के हाथ को पकड़ना चाहता था, जो कि एक मैन की तरह एक्ट कर रहा था। विंग वांग जी से कहना चाहता था कि वो उसके लिए है, वो उसके साथ है और वो उसकी केयर करता है। लेकिन ये सारे वर्ड्स विंग के ज़बान पर ही रह गए। क्योंकि ये सारे वर्ड्स विंग कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं सका था वांग जी से। विंग की फैमिली जब बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही ब्रूचुअली उससे छीन ली गई थी, वो बस चाहता था वांग जी सेफ रहे और वो प्रोटेक्टेड रहे। वो बस चाहता था कि वांग जी उससे ये कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि वो जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग हमेशा से अपनी फीलिंग्स को वांग जी से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता था। जब भी वो और वांग जी साथ होते थे, वांग जी शांत रहता था, लेकिन विंग अपनी बातें कह दिया करता था। लेकिन वांग जी को बस पता नहीं था कि वो विंग से कैसे अपने प्यार को बयान करे, कि वो विंग से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। विंग परफेक्ट है। विंग ने कभी भी वांग जी को चेंज होने के लिए नहीं कहा और कभी भी वांग जी के इंटेंशंस पर शक नहीं किया। लेकिन अब विंग को वांग जी की ज़रूरत थी और इस बार वांग जी हारेगा नहीं। वांग जी कहता है, माय लव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विंग ने अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में था। वांग जी कहता है, बेबी प्लीज़ तुम अपने हैंड को मूव मत करो, बस मेरी बात को सुनो, मेरी आवाज़ को सुनो। विंग धीरे से बोला, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ। लज्जा, मुझे डर लग रहा है। आई एम सो सॉरी। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो उसके गाल तक आ गए थे। उसका विंग हर्ट था क्योंकि वांग जी अपने जॉब को सही से नहीं कर पाया था। उसने विंग को नहीं ढूंढा था और अब विंग उसकी वजह से अपने पैरों को खोने वाला था। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ सॉरी मत कहो, तुम तो लोगों की जान बचा रहे थे। विंग बहुत अच्छा है, विंग बहुत ब्रेव है। विंग रो रहा था और ज़्यादा रो रहा था जब वांग जी की उसने आवाज़ सुनी, और इस चीज़ ने वांग जी के आंसुओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। वांग जी कहता है, पैरामेडिक्स कब अपना काम करेंगे? वांग जी ने बहुत ही जेंटली अपने लवर विंग के लेफ्ट हैंड को टच किया
और कहा, विंग बेबी, क्या क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज़ किया था? तो विंग ने स्निफल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वांगजी कन्फेस करता है अपनी फीलिंग्स को और बोलता है कि मैं बहुत नर्वस था, लेकिन तुम्हारे लिए बेस्ट था ना। विंग ने सुनकर हल्का सा हंसा और इसकी वजह से वांगजी की जो हिम्मत थी ना वो थोड़ी सी बढ़ गई। वांगजी बोला, विंग, मैं चाहता था कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, ब्यूटीफुल सीन हो, म्यूज़िक हो और बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो और ऑफ कोर्स डिलीशियस फूड हो। वांगजी अपने ब्यूटीफुल और हैंडसम फियांसे के चेहरे को देखना चाहता था, उसे गले लगना चाहता था और उसके आंसुओं को पोंछना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त वांगजी की क्या हालत थी। तभी वांगजी उसे धीरे से बोलता है कि विंग, क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ? जब वांगजी ने अपने नज़र ऊपर उठाए तो उसने देखा कि पैरामेडिक्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वही चीज़ वांगजी को बहुत ज़्यादा ना सिक महसूस करा रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी नज़र हटा करके फिर से विंग की ओर देखना शुरू कर दिया। विंग बोला, ऑफ कोर्स आज़ान। तो वांगजी कहता है, विंग, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैं 17 साल का था। ये सुनते ही विंग ने गहरी सांस ली। एक चीज़ जो वांगजी फेल कर चुका था एक्सप्रेस करने में, वो ये था कि वो विंग को कभी ये नहीं बोल पाया था कि वो विंग से कब से प्यार करने लगा था। विंग को लगता था कि वांगजी उसे इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सो चुके थे, एक दूसरे के साथ रात बिता चुके थे और अक्सर इस बात से वांगजी का दिल टूट जाता था। वांगजी कहता है, विंग, जब मैंने तुम्हें गुसू में चुपचाप आते हुए देखा था तो मेरा पहला ख्याल यही था कि वाओ, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और फिर तुम रूल्स को ब्रेक करने लगे थे। ये सुनते ही विंग हंसने लगा। वांगजी ने विंग को हंसते हुए देखकर स्माइल किया। वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम्हें मेरे फादर का फ्यूनरल याद है? तो विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है। तभी विंग बोला, हाँ मुझे याद है लेकिन तभी वो फ्लिंच हो गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि पैरामेडिक्स ने उसके एक पैर को रिमूव कर दिया था और अब उसके दूसरे पैर की बारी थी। वांगजी कहता है कि विंग, तुम एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, मुझे फॉलो कर रहे थे। वो अपने प्यार को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। विंग रोते हुए बोला, वांगजी, तुम बहुत उदास थे, मैं चाहता था कि तुम सही से रहो। तो वांगजी कहता है कि मैं उदास था, लेकिन विंग मेरे लिए था और इससे मेरी दुनिया काफ़ी बेटर हो गई थी। विंग, मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ और तुम्हें वहाँ से जाते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया में हमेशा के लिए सूर्यास्त हो चुका है। तभी विंग कहता है, लज्जा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वार्न कर दिया करो। वांगजी ने अपने फियांसे विंग के हाथ को स्ट्रोक किया और कहा, जब विंग भाग गया था ना, तो पता है तुम्हें विंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी और मैंने यहाँ तक ना जियांग वैनिंग की पिटाई भी कर दी थी। तो विंग बोला, लज्जा, क्यों? जियांग वैनिंग की कोई गलती नहीं थी। तो वांगजी बोला, विंग, तुम्हारे भाई ने तुम्हें किक आउट किया था ना क्योंकि वो तुमसे जेलस था। तो विंग बोला, लेकिन वांगजी ने कहा, नहीं विंग, तुम उस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे अंकल ऐसा करेंगे, वो अपनी साइज़ ज़्यादा तुम्हारे नाम लिख देंगे। जब वांगजी ने ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि पैरामेडिक्स अपना वर्क कर रहे थे। वो कहते हैं कि 5 और मिनट्स लगेंगे। वांगजी कहता है, विंग, मेरे भाई ने मुझे हेल्प की तुम्हें गुसू में ढूंढने में, युनमेंग में ढूंढने में, शीशा में ढूंढने में और जिनलिन ताई में भी ढूंढने में, और मैंने बहुत तुम्हें ढूंढा। और मैं अगर कोई भी यंग मेल को देखता था ना जिसकी ग्रे आइज़ होती थी तो मैं उससे पूछने लगता था और जिसकी पर्सनालिटी तुमसे मैच कर जाए, लेकिन कोई भी तुम्हारे तरह नहीं था। तभी विंग ने थके हुए मन से कहा कि वांगजी, तुम हीलिंग में मतलब क्यों आए थे? अच्छा नहीं था, विंग को होश में रहना था। वांगजी कहता है, बेबी तुम्हें होश में रहना है। विंग कहता है, वांगजी, मुझे नींद आ रही है। तो वांगजी कहता है, मुझे पता है माय लव, मुझे पता है तुम थक चुके हो। इसके बाद मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कोई नींद से जगाए नहीं, डिस्टर्ब ना करे और तुम जब तक तुम्हारा मन हो तुम आराम से सो सको। विंग अपने आर्म्स को मूव करना चाह रहा था। तभी विंग ने कहा, लज्जा, क्या तुम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे एंड होगी। वांगजी बोला, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर ली थी तो मुझे ये चॉइस दी गई थी कि मुझे कहाँ पे अपनी ड्यूटी करनी है। मैं गुसू में रहना चाहता था क्योंकि ये युनमेंग के काफ़ी करीब था और ब्रदर और अंकल भी थे। मैं ऐसा सोच रहा था।
अगर तुम कभी वापस आए तो मुझे तुम्हें ढूँढने में आसानी होगी। और लेकिन तभी मुझे एक पर्सन से एक लेटर मिला और उसने कहा कि उन्हें हेल्प चाहिए हीलिंग में, और तो इसीलिए मैं वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए चला गया। तो विंग ने कहा कि क्या उस पर्सन ने कभी अपना नाम बताया? तो वांग जी ने अपना सिर नाम में हिलाया, और लेकिन ये चीज़ विंग देख नहीं सका था। तो वांग जी बोला, नहीं मुझे उसका नाम नहीं पता और नहीं तो मैंने कभी देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक है। और इस चीज़ ने कम से कम विंग मुझे तुमसे मिला दिया। और हर साल जब भी वो एनिवर्सरी आती थी, जब तुम डिसअपियर हुए थे, तो मैं बार में जाता था और एम्प्रेस इस्माइल को तुम्हारे लिए ऑर्डर करता था और अपने लिए पानी। वांग जी के कान हीट अप होने लगे थे। वो बोला, विंग मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सारे वर्ड्स मेरे गले में ही अटक से गए हैं। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। और जब मैं तुम्हें फिर से एक बार देखा तो मैं तुम्हें बता नहीं सका वो चीज़ें जो तुम सुनना चाहते थे। विंग कहता है, लज्जा माय लव, इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वांग जी कहता है, विंग अब मुझे पता चल गया कि अपनी फीलिंग्स को कैसे कहना है। वांग जी ने एक गहरी सांस ली। वो बोला, विंग जब मैं एक बच्चा था तो मुझे हमेशा चुपचाप और रिजर्व रहना पड़ता था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था जिसके काफ़ी अच्छे ग्रेड्स हुआ करते थे। मैं अपने अंकल का एक अच्छा नेफ्यू था, एक अच्छा भाई था, लेकिन मैं अकेला था। मुझे लगता था कि ज़िंदगी एक कंपटीशन है और उसे मुझे जीना ही है, लेकिन मैं कभी खुल के जी नहीं सका। मैं तो बस यहाँ पर था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मेरी चुपचाप वाली दुनिया शोर शराबे से भर गई और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ या कैसे फील करूँ। मुझे शुरुआत में डर लगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा और तुम चले गए तो मुझे एहसास हुआ कि बीइंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, बीइंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। और फिर तुम मेरी लाइफ में वापस आए और तुमने मुझे बदल दिया। तुम मेरी लाइफ में वापस आए, तुमने मुझे दिखाया कि क्या ज़िंदगी का मतलब होता है। तुम मेरी लाइफ में वापस आए और तुमने मेरी लाइफ को जीने के लायक बना दिया। तुमने मुझे बताया कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या क्या नहीं। और विंग तुम प्यार को डिज़र्व करते हो। वांग जी अब टूट चुका था। वो बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन ठीक था। वो क्या करता, उसका विंग उसके सामने इस हालत में था। ये सारे आंसू विंग के लिए थे। वांग जी विंग से बातें कर रहा होता है, तभी वो पैरामेडिक कहता है कि सर हमारा काम हो चुका है, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करिए इन्हें बाहर निकालने में। वांग जी ने एक पल का इंतज़ार नहीं किया, विंग के किसी भी रिप्लाई का इंतज़ार नहीं किया, और उसे कोई रिप्लाई भी नहीं चाहिए था विंग से, क्योंकि वो जानता था कि वो और विंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी वो विंग को पकड़ के खींचता है। पैरामेडिक्स ने इमीडिएटली विंग के माउथ पर ना ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, उसे आईवी ड्रिप चढ़ने लगी। विंग ठीक था, सब कुछ ठीक होने वाला था। विंग को आने वाले टाइम में काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना था, क्योंकि वो अपने दोनों पैर खो चुका था, लेकिन वांग जी उसके साथ रहेगा, उसे हर तरीके से गाइड करने के लिए, और वो फिर से विंग को फेल नहीं करेगा। जब विंग को होश आया तो उसे ना कुछ बीप का साउंड सुनाई दे रहा था। उसे अपने चारों तरफ बहुत ही ब्राइट लाइट्स दिखाई देती हैं। धीरे धीरे विंग ने जब अपने आसपास देखा तो उसे देखा कि वांग जी उसके पास था और क्लीन अप था और काफ़ी कंफर्टेबल क्लोथ में था। वांग जी एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसका सिर बेड के किनारे पर ऐसा ना दब रखा हुआ था, मतलब वो एक तरह रेस्ट कर रहा था। तभी आखिरी चीज़ जो विंग को याद थी वो ये था कि वांग जी ने उससे कहा था कि विंग ही वो एक रीज़न था जिसकी वजह से वांग जी अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाया था। विंग को बहुत सारे डाउट्स थे अपने बारे में, जो कि बदकिस्मती से इस वजह से पैदा हुए थे क्योंकि उसकी आंट यूज़ी युवान उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, और इसके बाद उसके भाई ने भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। लेकिन ये लज्जा था, उसका लज्जा एक ऐसा पर्सन जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, और अब वो विंग का फियांसे भी हो चुका था। विंग अब वांग जी के प्यार को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका था। विंग अपने फिंगर्स को वांग जी के हेयर्स में ना मूव करना चाहता था, उसके ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर्स में। तभी वांग जी को एहसास हुआ कि विंग की आंखें खुल गई हैं। उसे एहसास हुआ कि विंग उसे देख रहा है, लेकिन वांग जी मतलब गहरी नींद में था, तो वो तरह से कहता है, वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया था। और तभी जब वो अपनी आइज़ को पूरी तरह से ओपन करता है तो वो अपने फियांसे विंग की ओर देखता है। अचानक से वांग जी की आंखें खुल गई
क्योंकि उसे लग रहा था ना कि वो एक ड्रीम देख रहा है। उसे लग रहा था कि विंग को वो जागते हुए जो देख रहा था वो एक ड्रीम था। अचानक से वांग जी अपनी जगह पर से उठ जाता है और कहता है, विंग, तुम कब से होश में आए थे? तो विंग कहता है, कुछ मिनट्स पहले लाना काका। और तुम कितने हैंडसम लग रहे थे जब तुम सो रहे थे, तुम्हें पता है इस बारे में? विंग ने वांग जी की तरफ देख कर विंक किया। वांग जी कहता है, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वांग जी को देख कर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं सका था। क्या हो गया था उसे? डॉक्टर्स ने विंग से कुछ क्वेश्चंस किए कि वो कैसा है, क्या उसे पता था कि वो कौन है, क्या उसे बेहोशी आ रही, क्या उसे मतलब कुछ बेचैनी टाइप की हो रही है। लेकिन विंग कोई दिक्कत नहीं थी। तो डॉक्टर ने इस चीज़ को मतलब कंक्लूड किया कि विंग को कोई भी ब्रेन इंजरीज नहीं हुई हैं। तो इसके बाद वो कपल को यानी कि वांग जी और विंग को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि विंग के ब्रेन को स्कैन किया जाए ताकि कोई भी ना प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में ना हो। विंग और वांग जी ने डॉक्टर्स को थैंक यू कहा। उनके जाने के बाद विंग ने कहा, वांग जी क्या हुआ है? ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। वांग जी विंग से अपनी नज़र चुरा रहा था। तभी वो बेड के पास गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वांग जी ने हमेशा अपनी नज़रें विंग पर रखी थी। उसने कभी अपनी नज़रें विंग से नहीं चुराई थी। और वांग जी की नज़रें हमेशा प्यार से भरी रहती थी। उनमें प्यार था और लस्ट था और बहुत सारी चीज़ें थी विंग के लिए जो विंग हमेशा देख पाता था। वांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग, इट्स ओके विंग। विंग ने अपना सिरनाम में लाया। उसे लग रहा था कि कोई बात ज़रूर है। वांग जी उसके पास बहुत ही केयरफुली बैठा। विंग ने कहा, आजान मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो वांग जी अचानक से विंग को देखने लगा, बोला, नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर से उसे अपनी नज़र नीचे कर ली। वो बोला, मेरी गलती थी, मैंने बिल्डिंग के हर फ्लोर पर ढूंढा, 2 बार ढूंढा, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं सका। विंग अपने सामने वांग जी को देख कर शॉक्ड था क्योंकि वांग जी बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी रोते हुए बोला, विंग मेरी गलती थी, तुम्हारे पैर चले गए क्योंकि ये मेरी गलती थी, तुम्हारा हाथ टूट गया ये भी मेरी गलती थी, तुम्हारा दर्द मेरी गलती है, मैं अपना काम सही से नहीं कर पाया विंग, मैं फेल हो गया। तभी विंग ने उसे बीच में ही रोक दिया, कहा, नहीं वांग जी, लानत काका, हिम्मत भी मत करना अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने में। तुमने ना मुझे और ना ही तो उन लोगों को फेल किया है। माय लव, तुमने उन्हें सेव किया है, तुमने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है, तुमने अपना काम सही से किया है, मैं तुम पर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। वांग जी ने बहस करते हुए कहा, विंग तुम मर सकते थे, मैं तुम्हें देख भी नहीं सका। तो विंग बोला, बेबी मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, मैं बिल्डिंग को छोड़ कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे देखो इस तरह देखो कि मैं लोगों की हेल्प नहीं कर रहा हूँ। विंग ने इस बात को उदासी भरे मन से एक्सेप्ट किया था। हालांकि उसे पता था कि वांग जी उससे हर तरीके से प्यार करता था, वो अभी भी उससे प्यार करता है और लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें विंग को करनी थी जिसकी वजह से वांग जी उसके लिए प्राउड फील करे। वांग जी स्निफल करते हुए कहता है, विंग मैं हमेशा तुम पर प्राउड फील करता हूँ, हमेशा करूँगा। उसने फिर इसके बाद विंग के फोरहेड पर किस किया। तभी वांग जी धीरे से उससे दूर हुआ। विंग ने हल्का सा मुँह बनाया और कहा, लाना काका ये स्वीट था, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिप्स भी कुछ प्यार डिज़र्व करते हैं? वांग जी हंसना चाह रहा था अपने फियांसे के फ्लर्टी क्वेश्चन पर। उसने अपने हैंड से विंग के आंसुओं को पोंछा और फिर उसने विंग के लिप्स पर एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यार भरा किस किया। ये किस फोर्सफुल नहीं था, बस प्यार था, प्यार भरा था। एक ऐसा प्यार भरा किस था जब 2 लोग बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद एक दूसरे से मिले हों। इमोशनल था। वांग जी के लिए काफ़ी था कि उसका विंग जिंदा है। वांग जी ने विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ लिया और वो उसे और ज़्यादा किस करने लगा। धीरे धीरे उसका किस थोड़ा सा ना इंटेंस होने लगा। लेकिन तभी वांग जी को होश आया कि विंग की क्या कंडीशन है। वो हॉस्पिटल में है और वो वहाँ विंग से दूर हो जाता है। तो विंग कहता है, लाना काका तुम कितने मीन हो, तुम फिर से मेरे प्रति कितने मतलबी हो। इसके बाद फर्स्ट पहले तुमने मेरे साथ मॉर्निंग में तुम इंटीमेट नहीं हुए और अब तुम मुझे किसेस भी नहीं कर रहे हो, तुम कितने मतलबी हो विंग। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, विंग बहस करता है, हाँ मैं सच कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना। वांग जी विंग की बातें सुन रहा था। वो दोनों बहुत ही कंफर्टेबल वे में बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे, आंखों से आंखें बातें कर रही थी, एक दूसरे की सांसें, एक दूसरे का एम्ब्रेस वो महसूस कर पा रहे थे।
वांग जी कहता है माय लव, तुम्हारे और मेरे बीच में सॉरी और थैंक यू कोई ज़रूरत नहीं। सुनकर विंग ने कहा कि नहीं लज्जा, इस बार आई एम सॉरी तुमसे दूर जाने के लिए। सॉरी मैं तुम्हारे पास और जल्दी नहीं आया। सॉरी तुम इन 3 सालों में सफ़र करते रहे। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग ने तभी उसे बीच में रोक दिया, कहा लेकिन थैंक यू 3 साल तक मेरा इंतज़ार करने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। लाना काका तुम मेरे सोलमेट हो, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। ये सुनकर वांग जी ने धीरे से कहा विंग मैं लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। तो विंग ने मुस्कुराते हुए कहा हम दोनों ही लकी हैं एक दूसरे को पा करके। तो तभी वांग जी धीरे से बोलता है विंग तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद वो विंग को केयरफुली बेड पर लेटा देता है। विंग वांग जी के प्यार को रिसीव कर रहा था, उस सारे पैम्परिंग को रिसीव कर रहा था। वो कहता है माय लव अब तुम क्या करोगे। वांग जी धीरे से उसके फेस को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ब्रदर यहाँ पर हैं और मैं उनसे जाकर बात करके आता हूँ, और तब तक विंग तुम थोड़ा सा आराम कर लो और फिर मैं तुमसे बाद में बात करूँगा ओके। विंग ने मतलब यौन किया, जमाई ली, उसे नींद सी आ रही थी। और ये एक सबसे क्यूटेस्ट थिंग थी जो वांग जी ने आज देखी थी। विंग फिर से जमाई लेता है। वो कहता है लज्जा तुम्हें पता है क्या। तो तभी वांग जी उसके नोज़ पर किस कर लेता है। वो कहता है लज्जा अब हमें शादी करनी चाहिए। तो वांग जी कहता है लेकिन विंग तो थक चुका है। तो विंग कहता है नहीं मैं थका नहीं हूँ। विंग को नींद आ गई थी और वो ना मतलब स्नोर मतलब ना कराटे लेने लगा था। वांग जी केयरफुली उसके गलों को कैरेस करता है और सारी मेमोरीज उसके माइंड में आने लगी थी। फिर वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है विंग आज तो मैंने तुम्हें खो ही दिया था। तभी वांग जी कहता है लान वांग जी अपने शब्दों को सोचो तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी ने जब डोर को ओपन किया और गेस्ट एरिया में गया तो उसे उन 2 गोल्डन आइज का सामना करना पड़ा जो कि उसके भाई की थी। वांग जी बहुत थका हुआ था। उसने कहा शियोंग ज़ेंग लाशिशन को ही शियोंग ज़ेंग कहा था वांग जी ने। और शीशेंग के पीछे जियांग चेंग छुपा हुआ था, खड़ा हुआ था। उसे देखकर तो वांग जी का मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया था। जियांग चेंग शीशेंग के पीछे से आगे आता है और उसकी नज़रें वांग जी की नज़रों से मिलती हैं। तभी जियांग चेंग की नज़रें जो कि पहले वांग जी की नज़रों से मिली थी अब उसकी एंगेजमेंट रिंग पर आ गई थी। वो कहता है ओ गॉड नो, फाइनली अब दिन की शुरुआत अच्छे से होने वाली थी। फ्रेंड्स ये FF वन शॉट है लेकिन इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो मैं आपके साथ 1 या 2 दिन में शेयर कर दूँगी ओके। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये FF आपको कैसा लगा है ओके।